Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 13th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 13 दिसंबर 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वंदेल सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो दलहस्ती पावर स्टेशन है ये कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए ब्यास, बी चेनाब, सी रावी या फिर डी सतलज। और इसके बारे में रिसेंटली डेली करंट अफेयर के वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, तो बहुत सारे लोगों को इसका करेक्ट आंसर मालूम होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा तो सर्च करना, आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। और सभी लोग को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, कोशिश करना कि सभी लोग इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सको। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी क्या हुआ यहाँ पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारी डिस्कशन करी है और काफ़ी सारी चर्चा करते हुए यहाँ पर इन्होंने एक आध स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आर्टिकल खासकर हमारे जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ने दोनों ने यहाँ पर बताया कि बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि काफ़ी परेशानी में हैं, ठीक है, उनके अंदर एक बदलाव की ज़रूरत है। और ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को समझते हैं। ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जितना भी डिस्कशन हुआ है ये सब यहाँ पर आप देख पाओगे। न्यू दिल्ली के अंदर कल संडे में एक डिपॉजिटर फर्स्ट इवेंट हुआ था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर ये सारी बातें बोली हैं। और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, कोऑपरेटिव बैंक की फंक्शनिंग को देखेगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो भी डिपॉजिटर होगा, जो भी यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर पैसा जमा करता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, ठीक है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको देख रहा है और हम लोग यहाँ पर पैसा आराम से जमा कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा यह है कि कोऑपरेटिव बैंक्स काफ़ी हद तक फेल मार जाते हैं। आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीएमसी बैंक का देखा होगा, है ना। अब यहाँ पर उसके बाद क्या है, और यहाँ पर यह भी बताया गया कि देखो जो भी यहाँ पर हमारे कोऑपरेटिव सिस्टम है या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको मैनेज करने के लिए हमारी सरकार ने एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी बना रखी है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया। और आगे भी हम लोग फोकस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके ऊपर ध्यान रख सकें। तो ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू स्टेटमेंट आया। उसके बाद जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इनके थ्रू भी कुछ स्टेटमेंट आया है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो डिपॉजिटर्स है वो शुड बी वेरी डिसर्निंग। अब डिसर्निंग का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, और उसे यहाँ पर पता होना चाहिए यार मैं कहाँ पर डिपॉजिट कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं आपको हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं कि आप अपना पैसा जमा करो, आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा उसके ऊपर। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचते हैं यार हमारा पैसा जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो उस चक्कर में हम लोग ज़्यादा ब्याज के चक्कर में वहाँ पे पैसा जमा करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि अगर वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है तो वो ज़्यादा रिस्की भी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मेंशन करते हैं यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर। इनका कहना यह है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में ये बात रखना कि जब भी आपको हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं तो वहाँ पर हाई रिस्क भी देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से बहुत सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं आपको हाई इंटरेस्ट देते भी हैं, और जो भी डिपॉजिटर होता है उसको बहुत ध्यान रखना है और यहाँ पर केयरफुली अपने मनी को वहाँ पर पुट डाउन करना है, अपने मनी को डिपॉजिट करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या क्या हैं,
ठीक है। तो ये आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं बेसिकली एक फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जिसको बनाया गया है कोऑपरेटिव के बेसिस पर, बहुत सारे लोगों ने मिलकर साथ में बनाया हुआ है। ठीक है। और वो जो बहुत सारे लोग हैं उन्हीं को बिलोंग करता है ये कोऑपरेटिव बैंक। साथ ही साथ यहाँ पर इसका मतलब ये भी है जो कस्टमर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के, वो यहाँ पर इसके ओनर भी होते हैं, जो यहाँ पर पैसा वगैरह जमा करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो बैंक है इनका बहुत बड़ा काम है। आप कह सकते हो ये जो बैंक है यहाँ पर बहुत सारी रेगुलर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। देखो जो हमारे बाकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक है काफ़ी हद तक फंक्शनिंग सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है आगे मैं आप लोगों को वो भी क्लियर करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर किन किन बेसिस पर डिफरेंस देखने को मिलता है अदर बैंक से कोऑपरेटिव बैंक के बीच में, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो कोऑपरेटिव बैंक से बेसिकली इनको लाया गया था एक मकसद से। वो मकसद ये था कि हम लोग क्या कर सके, लोगों के अंदर जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट है उसको प्रमोट कर सके, खासकर रूरल पार्ट वाले एरिया के अंदर, जो गांव वाले एरिया हैं। क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक है इनके यहाँ पर दो कैटेगरीज के अंदर ये देखने को मिलते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक। वो भी आपको क्लियर करवाया जाएगा। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इंडिया के अंदर, इनका स्ट्रक्चर क्या है उसी पर आ रहे हैं डायरेक्टली हम लोग। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इंडिया के अंदर उनको डिवाइड कर रखा है दो कैटेगरीज में। यहाँ पर एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म में ही देखते हैं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के मामले में, तो शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हो गई, जो कि आपको पैसा प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है। उसका यहाँ पर उसी प्रकार से जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको अलग अलग डिवाइडिंग सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हो गए, या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ की, जो गाँव वाले एरियाज़ हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में भी आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, एक होता है शेड्यूल और एक होता है नॉन शेड्यूल। आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इन बैंक्स को, जो कोऑपरेटिव बैंक से जो लोगों ने मिलकर बना रखा है, ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुद ही ओनर हैं, तो इन बैंक्स को देख कौन रहा है। तो इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स है इनको रजिस्टर करा गया है अंडर द स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर में, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर ये बैंक आरबीआई के रेगुलेटरी के अंदर आते हैं। आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। कैसे, तो आरबीआई दो कानून के अंदर यहाँ पर इनको रेगुलेट करता है, जैसे कि एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955। इसके अंडर में यहाँ पर इन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर आरबीआई का जो एक तरीके से 1966 वाला यहाँ पर लॉ है वो भी लेकर आया गया। इसके अंडर में भी यहाँ पर आप कह सकते हो आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, आरबीआई इसके ऊपर ध्यान देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल रेगुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो बार इस कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक्स और अदर बैंक्स के बीच में डिफरेंस होता क्या है। तो इस पिक्चर में आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। पहला पॉइंट ऊपर आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर बात की गई है अदर बैंक्स की और इधर की साइड आपको देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर जो पॉइंट है पहला वो बोलता है, देखो एक बैंक जो कि यहाँ पर बैंकिंग सर्विस देता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को, वो हमारा कमर्शियल बैंक कहलाता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा होता है, यहाँ पर एक बैंक सेटअप किया गया है जो कि पैसा दे रहा है एग्रीकल्चरिस्ट को, रूरल इंडस्ट्रीज़ को, गांव में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रेड इंडस्ट्रीज़ को। अर्बन एरियाज़ के अंदर यहाँ पर देख सकते हो आप, देगा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया दो कोऑपरेटिव बैंक्स अलग कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे, अर्बन और रूरल दोनों ही। तो यहाँ पर दोनों का काम आपको एक तरीके से सेम देखने को मिलेगा, दोनों यहाँ पर इसी प्रकार से पैसा कमाएंगे, लेकिन इनकी सर्विसेज अलग अलग हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो अदर बैंक्स की, तो यहाँ पर ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में आता है, और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 के अंडर में यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर जो अदर बैंक्स हैं आपको लार्ज बैंक देखने को मिलेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर इनका प्रॉफिट देने का काम है, उसके बाद यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो अकाउंट होल्डर्स होते हैं, यहाँ पर मेंबर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि यहाँ पर मेंबर के बेसिस पर इन कोऑपरेटिव बैंक्स को बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अदर बैंक्स के अंदर ये आपसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, पब्लिक से पैसा लिया जाता है, लोन दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, और वही जो बिजनेस हैं वो इनको ज़्यादा ब्याज देते हैं और बैंक आपको कम ब्याज देता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर बैंक काम करता है, ये आपको मालूम है, ये बेसिक सी बातें हैं।
उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, इसके अंदर भी जो डिपॉजिट्स हैं वो आता है, ठीक है। जो मेंबर्स हैं वो डिपॉजिट देते हैं, जो पब्लिक है वो यहाँ पर पैसा जमा करती है, और यहाँ पर ये जो बैंक्स हैं ये भी लोन देते हैं, फार्मर्स को देते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन को देते हैं, उनसे ब्याज लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा ब्याज लेने के बाद आपको कम ब्याज देते हैं, लेकिन बहुत सारे बैंक ज़्यादा पैसा खींचने के चक्कर में आपको ज़्यादा ब्याज देने की कोशिश करते हैं। अब जब ज़्यादा ब्याज देने की कोशिश करते हैं उसी चक्कर में बैंक डूबता हुआ हमें नजर आता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पीएमसी का आपको देखने को मिलेगा। जब भी बैंक डूबने की बात आती है तो यहाँ पर पीएमसी का एग्जाम्पल आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको कोऑपरेटिव बैंक के बारे में समझ में आ गया, प्लस अदर बैंक्स के बारे में समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है डिपॉजिट पर वो कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर बैंक्स, ठीक है। ये यहाँ पर अलग से पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया है। आई होप आपको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो कि ज़बरदस्त है। रिसेंटली हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को डेली फॉलो कर रहे हो तो ये आर्टिकल के बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मालूम होगी। यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेक्शन 124A है आईपीसी का, उसका मिसयूज़ बहुत होता है। अब यहाँ पर सेक्शन 124A से दिमाग में आ चुका होगा सभी लोगों को, वो है सेडिशन लॉ, ठीक है, जो देशद्रोह का चार्ज है। बेसिकली यहाँ पर इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार से पूछा गया कि भाई यहाँ पर आप कुछ करो इसको लेकर। तो सरकार ने फिलहाल अभी बोला है कोई भी स्क्रैपिंग वगैरह कोई भी हम लोग इसके अंदर अभी बदलाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर में। फिर उसके बाद इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया कि बहुत सारे रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत सारा मिसयूज़ हुआ है इस सेक्शन का। तो मैं आप लोगों को पहले इस सेक्शन के बारे में समझाता हूँ, सेडिशन लॉ क्या होता है, प्लस आज कुछ अलग से भी समझेंगे सेडिशन लॉ के अंदर इश्यूज़ यानी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्लस यहाँ पर रिसेंट कौन कौन से केसेस देखने को मिले हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस आर्टिकल में आज कवर करने वाले हैं अलग से, ठीक है। हालांकि यहाँ पर इस जो इतनी भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सब यहाँ पर इसमें आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। तो जो सेडिशन लॉ है ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, फंडामेंटल राइट्स, तो इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो सेडिशन लॉ है, यहाँ पर सेडिशन आपका राजद्रोह या देशद्रोह बोला जाता है। अब इस लॉ के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसका इतिहास क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। सेडिशन लॉ को सबसे पहली बार इनेक्ट किया गया, लाया गया 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर। और वहाँ पर जो अंग्रेज थे इनका मानना यह है कि जो सरकार होती है, सरकार के रिगार्डिंग जो ओपिनियन होता है वो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। जो भी अगर गलत ओपिनियन रखेगा या सरकार का क्रिटिसिज्म करेगा तो उसके ऊपर इस सेडिशन लॉज के चार्जेस लगाए जाएंगे, वो एक तरीके से देशद्रोही कहलाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लाया गया अंग्रेजों के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर ये जो लॉ है इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया 1837 में बाय थॉमस मैकले। और उसके बाद ये जो थॉमस मैकले थे ये ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेक्शन 124A को लाया गया 1870 में, ठीक है। 1870 में सेक्शन 124A को लेकर आए हम लोग एक अमेंडमेंट के थ्रू, और यहाँ पर ये काम किया गया सर जेम्स स्टीफन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद अगर हम बात करें भारत के अंदर आज के टाइम पर सेडिशन लॉ की क्या सिचुएशन है, तो आज के टाइम पर जो ये सेडिशन है ये एक अपराध है, एक क्राइम है। राजद्रोह या देशद्रोह एक क्राइम है। ये कहाँ पर मेंशन्ड है, तो इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 124A के अंदर। आपको मालूम होगा हमारे पास आईपीसी, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर समझने के लिए ऊपर से काफ़ी इसके बारे में समझना। तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 124A के अंदर यहाँ पर ये सेडिशन एक बेसिकली क्राइम बोला गया है, यहाँ पर एक अपराध है। अब ये अपराध में सेक्शन 124 आखिरकार बोलता क्या है, देखो इसके अंदर सेडिशन को बोला गया है, सेडिशन एक ऑफेंस है, एक अपराध है जब एक व्यक्ति बोलकर, लिखकर, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेशन देकर, साइन कर कर और अलग भी तरीके से सरकार के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाता है, सरकार के अगेंस्ट नफरत फैलाता है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग मतलब उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या होगा, उस व्यक्ति के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर आप लोग मतलब एक तरीके से, हाँ बिल्कुल, देखो एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म है तो आप वहाँ पे कर सकते हो कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर ये बात उठाने वाली है सरकार के अगेंस्ट में, तो उसको उठाया जा सकता है, बिल्कुल सही चीज़ है वो। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल अगेंस्ट में बोलते हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, और यहाँ पर आप कह सकते हो रियलिटी में वो एक तरीके से देश के खिलाफ जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर लोग ओपिनियन उठा रहे हैं, लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे ये सेडिशन के चार्जेस लग रहे हैं। यही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सेडिशन का जो लॉ है ये, इसका गलत इस्तेमाल होता हुआ एक तरीके से देखने को मिल रहा है, और लगातार इसका गलत यूज़ बढ़ गया है। अब यहाँ पर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और जो भी पनिशमेंट मिलता है इस सेक्शन 124A के अंडर में, यहाँ पर आप कह सकते हो वो है जेल।
जेल होगी लगभग 3 साल की, या 3 साल से बढ़ाकर उसको ज़िंदगी भर की उम्र कैद भी यहाँ पर बनाया जा सकता है, और उसका यहाँ पर फाइन भी ऐड किया जा सकता है। प्लस वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब से दूर रहेगा, प्लस उसके बाद कोई पासपोर्ट नहीं रहेगा। ठीक है, जब जब कोर्ट बुलाएगा उसको तब तब यहाँ पर उसको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। प्लस अब यहाँ पर जो ये सेडिशन लॉ है इसके रिगार्डिंग हमने देखा कि हाँ ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार के रिगार्डिंग आप कुछ यहाँ पर हेट्रेड नहीं फैला सकते हो, हमारी नेशन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, उसके बेसिस पर यहाँ पर सेडिशन लॉ काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सेडिशन लॉ के बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा। रेलिक मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपने छाप छोड़ गया है कॉलोनियल एरा। ठीक है, कॉलोनियल एरा मतलब जो अंग्रेजों का टाइम था यहाँ पर, ये अपना यहाँ पर एक तरीके से निशानी छोड़ गए हैं जिसको हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले ही ब्रिटिश यहाँ पर यही इस्तेमाल करते थे और ब्रिटिशर्स ही लेकर आए, और आज के टाइम पर इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे, और उस समय पर जो बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, लोकमान्य तिलक जी हो गए, ठीक है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, भगत सिंह जी, यहाँ पर ये सभी लोग हो गए, इनको यहाँ पर कॉन्वर्ट किया गया था, इनके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। ठीक है, ब्रिटिश रूल के अंडर में, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। तो आप कह सकते हो वही जो रूल्स हैं, वही यहाँ पर जो कॉलोनियल एरा के टाइम पे लॉस थे, इन्हीं को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इसको अभी के लिए इसके अंदर चेंज होना चाहिए, ये यहाँ पर इसका एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, इसका इशू यह है स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी क्या बोलती है, हमारी असेंबली ये बोलती है कि देखो लो के पास आज के टाइम पर बहुत सारे फंडामेंटल राइट हैं, आप हो मैं हूँ, हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम लोग खुलकर बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के खिलाफ क्या जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत सारे क्रिटिसिज्म काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग सामने वाला बंदा स्टेप उठा सकता है, अपने अंदर सुधार कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्रिटिसिज्म काफ़ी अच्छे होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से आप कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, उसके बेसिस अगर आपने किया भी तो उसके ऊपर आपको सेडिशन के चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर तीसरा इशू सबसे बड़ा बात यह है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 1962 के अंदर। ठीक है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ था 1962 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई यहाँ पर जो क्या होगा, जो सेडिशन के चार्जेस हैं आपको इसको लिमिटेडली यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप हर केस में यहाँ पर सेडिशन का यूज़ कर रहे हो। लेकिन हुआ क्या रहा है, आज के टाइम पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इसका तीसरा इशू यह है। प्लस अगर हम बात करें रिसेंटली बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। फरवरी 2021 की बात है, मतलब इसी साल फरवरी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल लीडर को प्रोटेक्ट किया था, प्लस 6 और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनको प्रोटेक्ट किया था अरेस्ट से, क्योंकि इनके ऊपर यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लग गए थे और एफआईआर रजिस्टर कर दी गई थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ अनवेरीफाइड न्यूज़ को शेयर कर दिया था, बस ट्वीट कर दिया था उनको, उसके बेसिस पर इनके ऊपर ये चार्जेस लग गए थे। उसके बाद जून 2021 के अंदर फिर से एक केस उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यहाँ पर लगभग 2 तेलुगु लैंग्वेज न्यूज़ चैनल्स को बचाया था, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो यहाँ पर इन चैनल्स के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा चुकी थी। उनका कहना ये था कि जो ये चैनल हैं ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि सरकार ने कोरोना को सही से नहीं संभाला है, सरकार से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो कोरोना है वो सही से यहाँ पर टैकल नहीं हो पाया है। तो आप कह सकते हो कहीं पर जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है वो तो देखना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यार ये जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर आप सेडिशन के चार्जेस नहीं लगा सकते हो। तो इसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसका मिसयूज़, इसका जो गलत यूज़ है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आई होप आपको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है। मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं कि भाई कॉलोनियल लॉ है, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। सेक्शन 124 आईपीसी यहाँ पर क्या है मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, इनके ऊपर यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल चुकी है, तो आप नोट्स के फॉर्म में इसको अपने पास इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब एक यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अभी तक चीज़ों को समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर देना, और वीडियो लोगों तक, काफ़ी सारे लोगों तक रीच भी होता है। तो आज छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज के वीडियो पर आप लोगों को 5K प्लस लाइक्स पहुँचाने हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, व्यूज़ काफ़ी आते हैं, लगभग 25,000 30,000 यहाँ पर इतने व्यूज़ आ जाते हैं, या फिर 30,000 से भी ज़्यादा क्रॉस हो जाते हैं ज़्यादातर वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लाइक्स नहीं आते हैं यार, आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, इससे वीडियो काफ़ी सारे लोगों तक रीच होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, हमारी फैमिली और बड़ी होगी और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और ज़्यादा मैं एक तरीके से यहाँ पर कंटेंट आपको बेहतर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। वैसे आपको कंटेंट अच्छा ही मिलता रहता है हमेशा, यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर करूँ जो भी हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसी बात पर लाइक बनता है। आगे बढ़ेंगे। नौ यहाँ पर सेम पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है और एक ज़बरदस्त आर्टिकल है। ठीक है, इसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इशू मतलब साल में 3-4 बार उठता ही उठता है। पिछले साल भी लगभग मैंने काफ़ी बार इसको कवर किया था, उससे पिछले साल भी मैंने इसके बारे में कवर किया था।
तो आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कोल माइनिंग के बारे में चर्चा की गई है, तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस दिया है मेघालय को। नोटिस क्या है मैं आपको समझाऊंगा। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर, जो मेघालय का हाई कोर्ट है, इन्होंने बोला वहाँ की सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप एक रिपोर्ट फाइल करो और कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश करो जिससे कि कोल माइनिंग को, खासकर जो इलीगल तरीके से कोल माइनिंग हो रही है, उसको रोका जा सके। मेघालय के अंदर एक हजार्डस कोल माइनिंग होती है जिसका नाम है रैट होल माइनिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है मेरे ख्याल से, शायद मेंस में। तो रैट होल माइनिंग, यहाँ पर तो रैट कोल माइनिंग क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। तो मेघालय के अंदर ये कोल माइनिंग की जाती है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और इसकी वजह से ना बहुत सारे लोग की जान जाती है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये रैट होल माइनिंग क्या होती है, मेघालय के अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलती है, इससे क्या नुकसान हो सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, इस माइनिंग को पता है एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में बैन कर दिया था। बैन करने के बावजूद भी आज के टाइम पर भी इसका इलीगल तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो मेघालय का जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला है वहाँ की सरकार से कि आप कुछ स्टेप्स उठाओ ताकि यहाँ पर इस इलीगल माइनिंग को हम लोग रोकें। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये रैट होल माइनिंग होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो रैट होल माइनिंग, आप रैट का नाम समझ रहे होंगे, चूहे से रिलेटेड, बिल्कुल चूहे का जो बिल होता है ना बेसिकली, हाँ उसी चीज़ से यहाँ पर यह रिलेटेड है। तो रैट होल माइनिंग के अंदर क्या है, रैट होल माइनिंग में इन्वॉल्व किया जाता है डिगिंग ऑफ वेरी स्मॉल टनल। आप कह सकते हो क्या कर रहे हैं हम लोग, कोयला कैसे निकाल रहे हैं, खुदाई करने के बाद, माइनिंग मतलब खुदाई करने के बाद हम लोग कोयले को निकालते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बहुत सारा कोयला पाया जाता है, मेघालय के अंदर बहुत सारा कोयला पाया जाता है, तो वहाँ पर रैट होल माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, अगर हम लोग को कोल माइनिंग करनी है तो क्या, एक तरीके से पूरी गुफा खोदनी होती है, पिलर्स खड़े करने होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उन गुफा को मेंटेन करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग कोल को वहाँ से निकालते हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उससे बचने के लिए रैट होल माइनिंग की जाती है। छोटे छोटे यहाँ पर टनल खोद दिए जाते हैं। मान लो यहाँ पर चट्टान है, इसके अंदर टनल खोद दिया छोटा सा, और उसमें यहाँ पर क्या होगा, बड़ा इंसान तो जा नहीं पाएगा, छोटा सा गड्ढा है, तो उसमें यहाँ पर बच्चों को डाला जाता है, बच्चों से यहाँ पर वो कोयला एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। और आप कह सकते हो जो भी ये टनल होते हैं लगभग 3 से 4 फीट के हाई यहाँ पर टनल देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, खासकर जो बच्चे होते हैं, उनको घुसाया जाता है और वो बच्चे जो है यहाँ पर कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल को निकालते हैं। और एनजीटी ने यहाँ पर इस कोल माइनिंग को बैन किया था 2014 में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो एक तरीके से मतलब बिल्कुल भी गड्ढा सही नहीं था, गड्ढा यहाँ पर बेकार हो जाता है या फिर यहाँ पर गिर जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। पिछले 5 सालों के अंदर लगभग 30 से 40 हम लोगों को डेथ देखने को मिली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रैट होल माइनिंग की वजह से हुई हैं। उसके बाद जो सरकार का डेटा है, सरकार का डेटा ये बताता है कि जो मेघालय है, मेघालय के पास आज के टाइम पर जो टोटल कोल रिजर्व है वो 640 मिलियन टन्स के आसपास देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय के पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर कोल बेसिकली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आज के टाइम पर आप लोगों को मिनरल देखने को मिलेगा जिसका हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयले का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है। कोयला क्या होता है आगे मैं आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर मेघालय के अंदर ये लोकली डेवलप्ड टेक्निक है इनकी रैट होल माइनिंग, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा तरीका होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो तरीका काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इसकी वजह से ये लोग रैट होल माइनिंग करते हैं। अब रैट होल माइनिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जो हमारे वाटर सोर्सेस होते हैं बहुत सारी जगह पर, ठीक है, मतलब हमारे जो वाटर सोर्सेज देखने को मिलते हैं, बहुत सारी रिवर्स हो गई, वो सब गंदी हो जाती हैं, एसिडिक हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोयले को निकाल के नदी के पास ही रखा जाता है। इस प्रकार से चीज़ें हम लोग देख पाते हैं। जो वाटर है, वाटर के अंदर आप कह सकते हो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट देखने को मिलता है, आयरन, टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ये सब यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वाटर की क्वालिटी काफ़ी बर्बाद हो जाती है। हम लोग इस प्रकार की चीज़ें मेघालय की रिवर्स के अंदर देखने हैं, खासकर जो जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर रोड साइड में आप लोग देख पाओगे डंप कर दिया जाता है कोयले को, जिसकी वजह से एयर वाटर पॉल्यूशन सभी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो जो प्रैक्टिस है, इन प्रैक्टिस को यहाँ पर डायरेक्टली एनजीटी ने अनसेफ बोला है कि भाई यहाँ पर बिल्कुल ये खतरे से खाली नहीं है, इनको आप लोगों को रोकना पड़ेगा, लेकिन ये काम नहीं रुक रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, ये इमेज आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से गड्ढा किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों को एंट्री दी जाती है और बच्चों से यहाँ पर कोयले को एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है और ये गड्ढा यहाँ पर गिर जाता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है, यहाँ पर बच्चे का दम घुटने लगता है और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इसको बैन करने के बारे में चर्चा की गई है। आई होप आपको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है। मेघालय कहाँ पर है मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा महान भारत। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, यहाँ पर आप लोग नीचे की साइड आपको ये मेघालय नज़र आएगा। ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा जूम करके देखना है तो एक मैंने मैप और डाल रखा है,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से ये है मेघालय। इसके ऊपर असम देखने को मिलेगा, और खासकर जो असम है सारे बाउंड्री शेयर करता है वो असम ही करता है। फिर उसके बाद मेघालय के नीचे आपको बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी, खासकर दूसरे कंट्री की, बांग्लादेश की। ओके, यहाँ पर आप देख पाओगे, इसको भी दिखा देता हूँ, ये बांग्लादेश आपको नीचे से देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाकी है। अभी हम लोगों ने कोयले के बारे में पढ़ा, अब कोयले के बारे में पढ़ा, लेकिन उसके बारे में और भी 2-4 इन्फॉर्मेशन जो कि हमें पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस रिलेट होता है। तो कोयले की बात करें तो कोयला एक ऐसा फॉसल फ्यूल है जो कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका आज के टाइम पर हम लोग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, आयरन, स्टील, स्टीम इंजन्स के तौर पर यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली को बनाने के लिए कोयले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं कोयले से, उसको हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोयले को खोद के हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कोयले को खोद के निकालते हैं, इसका मतलब यहाँ पर दफना पड़ा है, बिल्कुल। और यहाँ पर क्या हुआ, इसी वजह से यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोयले को बरीड सनशाइन बोला जाता है। प्लस आज के टाइम पर दुनिया भर में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कोयले के, वो कौन कौन है, चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन होता है दोनों। उसके बाद इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर जो रानीगंज हो गया, उसके बाद झारिया, धनबाद, बोकारो झारखंड के अंदर, तो ये जगह आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोयला प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। और कोयले को हम लोग 4 रैंक के अंदर क्लासीफाई करते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 4 रैंक कौन कौन सी हैं, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, सब बिटुमिनस है और इग्नाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 प्रकार का एक क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा कोयले का, तो ये चारों नाम आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। और एक चीज़ और, कोयला कौन सा बेहतर होता है, देखो बेहतर वही है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। हालांकि पोल्यूशन भी वो ज़्यादा ही करेगा, लेकिन बेहतर वो है जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में भी आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली पता होगा, हमने रिसेंटली इसके बारे में चर्चा करी है। जैसे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग डेली इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को, इस चैनल के वीडियो को फॉलो करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो मैं रेगुलरली रिवाइज करवाता रहता हूँ, ताकि आपको चीज़ें रट जाएँ अच्छे से। जैसे मुझे हो जाता है वैसे ही आप लोगों को भी रट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मणिपुर, असम दोनों चाहते हैं कि जो AFSP है इसको रिटेन किया जाए। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। पहले तो आपको समझना होगा रिटेन का मतलब क्या है। रिटेन का मतलब है बनाए रखना। तो क्या यहाँ पे जो AFSPA एक्ट है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अब इस एक्ट को बनाए जाने रखने के लिए यहाँ पर मणिपुर, असम बोल रहे हैं। हालांकि नागालैंड के अंदर अभी आपको मालूम होगा एक बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था, जिसके बारे में इस पूरे आर्टिकल में चर्चा की गई है। रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए हैं नागालैंड के अंदर। वहाँ पर क्या हुआ, जो वहाँ की आर्म्ड फोर्स है उन्होंने एक तरीके से गोली चला दी। उनके पास कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी, उस अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के बेसिस पर उन्होंने गोली चलाई और उसमें आम सिविलियंस मारे गए। और यहाँ पर इनको लगता था जो आर्म्ड फोर्सेस है कि भाई यहाँ पर इंसर्जेंसी बढ़ सकती है, ठीक है, इंसर्जेंसी देखने को मिल सकती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर इन्होंने ये गोलियाँ चलाई थी। अब क्या हुआ, इसके बाद नागालैंड के अंदर बहुत बवाल उठा। नागालैंड के अंदर जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, ऐसे आर्म्ड फोर्सेस से कैसे गलती हो गई, इनकी व्हीकल, आर्म्ड फोर्सेस के व्हीकल्स को जलाया गया, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर उसके बाद नागालैंड यहाँ पर मांग ये करता है, जो इनका AFSPA एक्ट है बेसिकली, इसको हटा दिया जाए, ठीक है, इसको विड्रॉ कर दिया जाए। तो नागालैंड अब यहाँ पर ये मांग करता है कि जो AFSP है इसको हटा दिया जाए। और लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो नागालैंड तो ये मांग कर रहा है इसको हटा दो, लेकिन आप कह सकते हो नागालैंड भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मणिपुर और असम ये दोनों भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। तो मणिपुर, असम तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर जो AFSP एक्ट है इसको बनाए रखा जाए। क्यों, क्योंकि मणिपुर, असम के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमने इसको देखा है पहले भी हम लोगों ने इसको कवर कर रखा है, और अगर हम देखें इसको पहले से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सारी इंसर्जेंसी है, बहुत सारे टेररिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस पर आर्म्ड फोर्सेस के पास पावर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू आर्म फोर्सेस के पास कुछ एक्सटर्नल पावर्स आ जाती हैं, कुछ अलग से पावर्स आ जाती हैं। तो अगर इस एक्ट को हटा देंगे तो आर्म फोर्सेस के पास वो पावर्स चली जाएंगी। इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो नागालैंड बोलता है कि आर्म फोर्सेस से ये वाली पावर्स को छीना जाए। अदरवाइज इस प्रकार के जो इंसिडेंट अभी हुए हैं वो आने वाले टाइम पर और भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाए हो, आप लोग इन चीज़ों को समझ पाए हो। अब हम लोग समझेंगे आखिरकार इस एक्ट के बारे में, ये एक्ट है क्या, ठीक है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एक सेकंड, यहाँ पर ये नोट्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, इसको आप लोग ओपन करना है। और एक चीज़ और है यहाँ कि देखो आप लोगों को क्या करना होता है, ये जो सारे नोट्स आपको नीचे दिख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम के चैनल पर तो मिलता है, क्योंकि न्यूज़पेपर का PDF मिलता है। उस न्यूज़पेपर के PDF में आपको ये अटैच मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको कमेंट सेक्शन का ही सिग्नल मिलेगा, ठीक है। इन सबको मैंने पिन कर दिया है, आपको इनको देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे देख पाओगे, तो आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर लेना एडोब एक्रोबेट करके, ठीक है, वहाँ पर आप लोग इनको ओपन कर पाओगे।
प्लस अगर आप लोगों को तब भी यहाँ पर PDF में काफ़ी परेशानी होती है, ये ओपन नहीं हो पाते हैं, तो एक सोल्यूशन ये भी है, मैंने टेलीग्राम पर एक और चैनल बना रखा है, दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, वहाँ पर मैं इन सबको शेयर कर देता हूँ, सारी पिक्चर्स को शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी जाकर आप लोग इसको एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, सारे जो टेलीग्राम चैनल्स है, मेरा इंस्टाग्राम ID है, जो भी है मैंने सब यहाँ पर शेयर कर रखा है। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। तो आर्टिकल हमारा GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो AFSPA एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स बिल। अब पहली बात, ये जो बिल था, क्योंकि बाद में एक्ट बना होगा, पहले बिल ही होगा, हाँ, तो इस बिल को पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के थ्रू, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों ने इसको पास किया। फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया। तारीख थी 11 सितंबर 1958, तो इस टाइम पर यहाँ पर इसको अप्रूव किया गया। उसके बाद यहाँ पर जब बिल पास हुआ, उसके बाद एक्ट बना, और ये बना आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। ठीक है, तो बाद में यहाँ पर ये एक्ट बन गया। अब ये जो एक्ट है, इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर लागू किया गया। सबसे पहली बात, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। ये वाला जो रीजन है, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला खासकर जो रीजन है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीजन देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा जूम कर दें तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, असम, मणिपुर के बारे में चर्चा की गई है, तो असम आपको यहाँ पर नजर आएगा, मणिपुर यहाँ पर नजर आएगा। इन दोनों ने तो बोला है कि भाई हमारे पास ये एक्ट रहना चाहिए, इसको बनाए रखना है। उसका नागालैंड ने बोला है कि भाई इस एक्ट को हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि नागालैंड के अंदर ये वॉयलेंस क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पर आपको तीनों की लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। ये हमने थोड़ा सा मैप को जूम किया है, उसका इस मैप में देखना चाहो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, असम, मणिपुर और ऊपर यहाँ पर नागालैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने चीज़ों को देखा कि ये जो एक्ट है, यहाँ पर ये आएगा, अब कहाँ पर आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है, जो AFSPA एक्ट है, इसको लाने की वजह से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं यहाँ की, उनकी पावर्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, कैसी पावर्स बढ़ जाती हैं, खासकर इन एरियाज़ के अंदर, इन राज्यों के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे में जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहाँ पर वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर विवाद देखने को मिलता है, वो डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी के अंदर है। तो वहाँ पर क्या है, आर्म्ड फोर्सेस को पावर्स दी गई है कि भाई वो क्या कर सकें, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी मतलब वॉयलेंस बढ़ने में रोक सकें। खासकर इनका मेन काम क्या है, ये एक तरीके से इनके पास यहाँ पर पावर ये है कि ये लोग किसी को वार्निंग देकर फायरिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर ओपन फायर कर सकते हैं। तो ये जो ओपन फायर की पावर है ना, ये इसी एक्ट के थ्रू आई है। तो इसी वजह से नागालैंड ये कह रहा है कि भाई ये पावर्स को हटाया जाए और आर्म्ड फोर्सेस के पास जो ये पावर है ओपन फायर की, वो पावर चली जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को लगता है कि भाई कोई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसके ऊपर ओपन फायरिंग की जा सकती है एक वार्निंग देकर। उसके बाद यहाँ पर और भी पावर्स हैं आर्म फोर्सेस के पास, जैसे कि यहाँ पर वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, उसकी सर्चिंग कर सकते हैं, उसके घर पर यहाँ पर सर्च किया जा सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी बहुत सारे जो वेपन्स हो गए उनको बैन किया जा सकता है। तो ये सारी पावर्स आर्म फोर्सेस के पास आ जाती हैं इसी एक्ट के माध्यम से, इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, खासकर यहाँ पर इन आर्म्ड फोर्सेस के पास ये जो पावर्स हैं, ये डिस्टर्ब एरियाज़ के अंदर आती हैं। जो डिस्टर्ब एरियाज़ हैं वो कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्टर्ब एरिया एक ऐसा एरिया है जिसको यहाँ पर इसी एक्ट में सेक्शन 3 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि डिस्टर्ब एरिया एक वो एरिया है जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं, जहाँ पर विवाद चल रहा है, बहुत सारे रिलीजियस के बीच में, रिलीजियस डिस्प्यूट हो गया, रेशियल डिस्प्यूट हो गया, लैंग्वेज के बेसिस पर, कास्ट कम्युनिटीज़ के बेसिस पर जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वहाँ पर यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के पास ये पावर्स आती हैं। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। तो मणिपुर और असम यहाँ पर बोलते ये हैं कि भाई हमारे पास तो ये जो एक्ट है बेसिकली इसको बनाए रखो, क्योंकि इस एक्ट से हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है। बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा है, हमने इतिहास में देखा है इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर ये एक्ट हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर ये आइडिया रख सकते हो। आई होप आपको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है। आगे यहाँ पर इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया कि यहाँ पर कब कब इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स हुए थे, जो कि हमारे लिए काम की बात नहीं है। इस वजह से मैंने आपको थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, मैंने डायरेक्टली आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या बोला गया। अब उसका यहाँ पर ये समझाया गया कि मणिपुर में कौन कौन से साल में कब कब इंसर्जेंट इंसिडेंट देखने को मिले थे, कब कब बहुत सारे विवाद हुए हैं, तो कब कब यहाँ पर कौन कौन सी तारीख में इंसिडेंट हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो एक्ट है इसको लागू रखना ज़रूरी है। तो वो इंसिडेंट पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पर इस आर्टिकल में इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है, और इंडिया रशिया के रिलेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, और पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है रोमन
बाबुश्किन। और यहाँ पर ये एक तरीके से डेप्यूटी रशियन एम्बेसडर हैं टू इंडिया। और इन्होंने बोला है कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसका जो एक तरीके से डील हुआ है इंडिया रशिया के बीच में, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। भारत ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि भारत के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, काटसा के सैंक्शंस, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भारत ने एक तरीके से आप कह सकते हो ये डील करी है। सारी चीज़ें एक एक करके क्रिस्टल क्लियर करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को। रिलॉस एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, S-400 डील सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें, रिलॉस एग्रीमेंट के बारे में फिर से चर्चा हुई है, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात आपको समझना होगा यहाँ पर इन्होंने क्या बोला। इन्होंने यहाँ पर क्या समझाया कि अभी रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दोनों के बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई थी। एक दिन का समिट हुआ। उस मीटिंग में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया हुआ। +2+2 मीटिंग हुई थी, आपको मालूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई थी, इसके अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वही चीज़ें समझाई हैं। कहाँ तक? यहाँ तक पूरे आर्टिकल उन्होंने ये समझाया कि उस समिट के अंदर क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा उस समिट के अंदर क्या क्या हुआ, एक एक करके इन्फॉर्मेशन को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग चाहो तो नोट डाउन वगैरह कर सकते हो। तो आर्टिकल अगेन हमारा GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विजिट करे भारत के अंदर और यहाँ पर मीटिंग की। और आपको मालूम है कि इंडिया ने बहुत सारे अग्रीमेंट को साइन किया है रशिया के साथ। वो अग्रीमेंट क्या है आपको जानने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ, उसके साथ जो मीटिंग है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट 2+2 मीटिंग भी हुई है। देखो, भारत और रशिया के बीच में 2+2 मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार 2+2 मीटिंग हुई है। 2+2 का मतलब यह है दोनों देश के अलग अलग 2 मिनिस्टर्स जाएंगे। और 2 मिनिस्टर्स में कौन कौन से होते हैं? एक फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। इनके बीच में यहाँ पर ये 2+2 मीटिंग होती है। आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये पहला इंडो रशिया 2+2 डायलॉग देखने को मिल रहा था, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले भारत US, जापान, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ 2+2 मीटिंग करता था। अभी भी हम लोग करते हैं। खासकर ये जो इंडो बोल रहा हूँ, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनता है, क्वाड ग्रुप, वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। नाउ अब कौन कौन से अग्रीमेंट साइन करे गए इंडिया रशिया के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। पहला अग्रीमेंट है अग्रीमेंट फॉर कलशनिकोव राइफल्स। अब कुछ राइफल्स हैं जो कि हम लोग रशिया से परचेज कर रहे हैं। अब परचेज भी नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो रशिया के साथ मिलकर हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों साइड ने मिलकर यहाँ पर अग्री किया है। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर रखे गए और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स में बोला गया कि हम लोग 6 लाख AK-203 राइफल्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। इन राइफल्स को बनाएंगे अंडर अ जॉइंट वेंचर प्रोग्राम, मतलब इंडिया रशिया दोनों मिलकर यहाँ पर बनाएंगे भारत के उत्तर प्रदेश के अमेठी वाले एरिया के अंदर। तो भारत के अंदर इन राइफल्स को बनाया जाएगा। ये जो AK-203 राइफल्स हैं ये AK-47 को रिप्लेस करेंगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा अग्रीमेंट है अग्रीमेंट फॉर मिलिट्री कॉपरेशन। यहाँ पे बोला कि दोनों कंट्रीज़ के जो मिलिट्री हैं इनके बीच में कॉपरेशन को बढ़ाया जाएगा आने वाले 10 साल के अंदर, 2021 से लेकर 2031 तक। यहाँ पर दोनों की जो मिलिट्री हैं, जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी कॉपरेशन है, इसको बढ़ाया जाएगा। इसके ऊपर एक अग्रीमेंट को साइन किया गया। और प्लस यहाँ पर रशिया का जो एक तरीके से डिफेंस डेवलपमेंट है, हम लोग डिफेंस के प्रोडक्ट तो खरीद ही रहे हैं रशिया के, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे भारत आज के टाइम पर रशिया के साथ एक प्रोडक्शन पार्टनर भी बन चुका है। अब उसके बाद ये दूसरा एग्रीमेंट हुआ। तीसरा एग्रीमेंट में यहाँ पर चर्चा की गई रिलॉस के बारे में। रिलॉस एग्रीमेंट के बारे में अभी डिस्कशन हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में। ये रिलॉस क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसके ऊपर अभी सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हुआ है। तो भारत रशिया के बीच में अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो भारत दुनिया भर में एक ऐसी कंट्री होगा जिसके पास यहाँ पर इसी प्रकार का एग्रीमेंट रशिया के साथ है और एक ही इसी प्रकार का एग्रीमेंट US के साथ भी है। आपको मालूम होगा US के साथ हम लोगों ने 2016 में एक एग्रीमेंट करा था जिसका नाम है लेमुआ। लेमुआ की फुल फॉर्म क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। काफ़ी बार मैंने इसके बारे में समझाया, चाहे वो डेली करंट अफेयर का वीडियो हो, चाहे वो न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो हो, ठीक है। तो रशिया के साथ हम लोगों ने ये वाला एग्रीमेंट कर रखा था। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो लेमुआ एग्रीमेंट US के साथ हम लोगों ने किया था, लेकिन अभी जो रशिया के साथ है वो रिलॉस एग्रीमेंट के बारे में चर्चा की गई है। तो इनका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो इससे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा प्लस रशिया को क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ पर इस वाले मैप को देख सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। इधर आप लोग ऊपर की साइड आपको रशिया देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर जो ब्लू ब्लू वाले डॉट आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे मिलिट्री बेस है किसके? US के। और सारे जो रेड वाले डॉट देखने को मिल रहे हैं ये सारे मिलिट्री बेस हैं किसके? रशिया के। अभी जो एग्रीमेंट होता है इस एग्रीमेंट में क्या होगा, जैसे भारत ने रशिया के साथ ये एग्रीमेंट करा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रशिया के जितने भी मिलिट्री बेसिस हैं रेड डॉट वाले, उन सब मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे होगा? मान लो हमारा कोई एयरक्राफ्ट है, हमें उसके अंदर फ्यूल भरवाना है तो हम लोग यहाँ पर फ्यूल भरवा सकते हैं। उसकी रिपेयरमेंट करवानी है, हम उसको रिपेयर करवा सकते हैं। उसी प्रकार से जो भारत के मिलिट्री बेसिस हैं अलग अलग जगह पर,
उन मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल, उनका एक्सेस रशिया को मिल जाएगा। इस प्रकार से एग्रीमेंट होता है और इस प्रकार का एग्रीमेंट यूएस के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2016 में। यहाँ पर जो ब्लू डॉट्स हैं ये सारे रशिया के मिलिट्री बेसिस है दुनिया भर के अंदर, और इन सभी मिलिट्री बेसिस का एक्सेस भारत के पास है। भारत को यहाँ पर किसी भी अपने एयरक्राफ्ट का आप कह सकते हो उसको रिफ्यूलिंग करवाना है, उसके अंदर तेल भरवाना है वापस से, या फिर आप कह सकते हो उसका रिपेयर करवाना है, तो हम लोग कहीं पर भी जाकर करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब मान लो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं, अब इधर जाते थे हमारा मान लो यहाँ पर फ्यूल खत्म हो जाता है, तो हम क्या वापस आएंगे अब इंडिया के खुद के मिलिट्री बेस पर? तो ऐसा नहीं होगा ना, तो बीच में हम लोग इसका यहाँ पर ये जो मिलिट्री बेस यूएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये अग्रीमेंट होता है और उसी प्रकार से यूएस हमारे मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो अग्रीमेंट है अगर रिलॉस यहाँ पर हो जाता है रशिया के साथ, तो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन सी बात देखने को मिलेगी। ये इसके बारे में जानना है। देन उसके बाद यहाँ पर उसके बाद कौन सा टॉपिक उठाया गया? S-400 सिस्टम का। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ हमने उसको डिस्कशन किया। उसके बाद यहाँ पर S-400 सिस्टम को लेकर चर्चा की गई। S-400 सिस्टम यहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, हम लोग को डिफेंड करेगा, सिर्फ वो डिफेंड करने के लिए मदद करेगा। कोई यहाँ पर मिसाइल वगैरह आ रहा है, कोई ड्रोन अटैक हो रहा है हमारे ऊपर, तो उनको हवा हवा में उड़ा सकता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये हमने रशिया से परचेज़ किया है। अब हम रशिया से जब परचेज़ कर रहे थे तो इससे हमें खतरा था कि हम लोग हमारे ऊपर यूएस के सैंक्शन लग सकते हैं। यूएस के कौन से सैंक्शन है? कार्ट्सा के सैंक्शन। इसकी फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो यूएस हमारे ऊपर ये सैंक्शंस लगा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और ये जो पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम है, अब ये मिसाइल सिस्टम में आना चालू हो चुके हैं और पॉसिबिलिटी है हम लोग आने वाले टाइम पर सारे डिफेंस सिस्टम को अभी इसी साल ले सकें, ठीक है। उसके बाद क्या चर्चा की गई? जियोपॉलिटिक हॉटस्पॉट के बारे में चर्चा की गई, खासकर अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट वाले एरिया के बारे में चर्चा की गई, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। मिडिल ईस्ट के अंदर हम लोग किस प्रकार से इंडिया रशिया मिलकर काम कर सकते हैं उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ? उसके बाद इंडिया ने बोला कि देखो चाइना हमारे लिए एक तरीके से काफ़ी खतरा पैदा हो चुका है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर यहाँ पर चाइना एक तरीके से क्या कर रहा है, इंडिया को यहाँ पर बार बार एक तरीके से परेशान कर रहा है और इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी डिस्कशन किया गया इसी पूरे के पूरे समिट के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है रशिया आखिरकार भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए हम लोग रशिया की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हालांकि ये भी देख सकते हैं रशिया का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस, एक तरीके से झुकाव चाइना की तरफ भी बढ़ चुका है, लेकिन रशिया का हम लोग सहायता ले सकते हैं, खासकर जैसे कि अफगानिस्तान का एरिया हो गया या और भी बहुत सारे एरिया हैं अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म वगैरह है, इसको हम लोग बढ़ने से रोक सकते हैं रशिया के साथ मिलकर। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस रशिया का भारत के लिए यह है कि हम लोग को रशिया सपोर्ट करता है मल्टीलेटरल फोरम के अंदर। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी, आपको मालूम होगा इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर। 10 नॉन परमानेंट मेंबर में भारत भी है। और यहाँ पर डिमांड ये उठ रही थी, भारत ने बोला कि भाई यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए और भारत को भी एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा कंट्री देखने को मिलेगा। रशिया ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, रशिया ने बोला कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तो रशिया हम लोग को सपोर्ट करता है इस चीज़ के अंदर। उसके बाद क्या है, रशिया का मिलिट्री एक्सपोर्ट अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा भारत के अंदर हम लोग बहुत सारा जो एक तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, वो ज़्यादातर रशिया से परचेज करते हैं। इनफैक्ट सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी और सिप्री की रिपोर्ट ने यहाँ पर बोला कि साल 2020 पिछले 20 सालों के अंदर, पिछले 20 सालों में भारत ने कुछ हथियारों को खरीदा है रशिया से, और पता है कितने अमाउंट का? लगभग 35 बिलियन यूएस डॉलर्स के अमाउंट का हम लोगों ने यहाँ पर ये हथियार खरीदे हैं, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका। रिलॉस एग्रीमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर भी रिलॉस के बारे में चर्चा की गई है, मैंने आपको बता दिया। S-400 सिस्टम क्या है मैंने आपको बता दिया। कार्ट्सा सैंक्शंस क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे क्या चर्चा की गई है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने रशिया से S-400 सिस्टम को परचेज किया। फिलहाल अफगानिस्तान का इशू क्या था मैंने आपको बता दिया। सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर डिस्कस करी गई मैंने आपको बता दी हैं। प्लस यहाँ पर क्या हुआ, यूएस के थ्रू अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने S-400 डील रशिया के साथ कर रखी है। तो सैंक्शन कौन से लग सकते हैं? कार्ट्सा के सैंक्शन लग सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी ये भी कि जो बाइडन के ऊपर है कि सैंक्शन वो ना लगाएं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना यह है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी इंडिया ने यहाँ पर डील करी है, फिर उसके बाद कोई दूसरी कंट्री डील करेगा, तो इससे हमारे जो इशूज़ है वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। और इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पे बोली है, जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है रिलॉस, ठीक है, इसको कंप्लीट किया जाएगा साल 2022 तक, ठीक है। जो एग्रीमेंट था जिसके बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया था। आई होप का आपको आर्टिकल बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आएंगे, पेज नंबर 11 पर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। वीडियो अपने आप में काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो उनको कवर करना पड़ रहा है।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो G7 कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज़ यहाँ पे मांग करी है कि जो रशिया है बेसिकली उसको एक तरीके से डीएस्केलेट करना है। रशिया को वार्निंग दी है कि भाई रशिया यूक्रेन के अंदर इंकर्शन नहीं कर सकता। रशिया यूक्रेन का अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी बार मैंने इसके बारे में समझाया है, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। सबसे पहले मैप को देखते हैं हम लोग। इधर आपको रशिया नजर आएगा, इधर यूक्रेन नजर आएगा। पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे, जब यूएसएसआर टूटा और यूक्रेन अलग हो चुका था। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको पता होगा 2014 में तो डिस्प्यूट इनके बीच में काफ़ी बढ़ चुके थे। रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हथिया लिया था। ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ चुके हैं। उसके बाद आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन के बीच में जो ये वाला बॉर्डर वाला रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे विवाद रहते हैं। ठीक है, विवाद आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं या रशिया और यूक्रेन के बीच में, इनका कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बताया गया कि रशिया ने यूक्रेन के आसपास, यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने 1,75,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है, फैला दिया है। और इतने जब ट्रूप्स फैलेंगे तो इससे खतरा यह है कि रशिया कहीं ना कहीं इन्वेड करने वाला है यूक्रेन को। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी। अब इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आई तो अलग, उसके बाद क्या हुआ, अभी G7 कंट्रीज़ के जो भी यहाँ पर लीडर्स हैं, जो इनका पर कह सकते हो यूएस के सेक्रेटरी एंथोनी ब्लिंकन आपको देखने को मिलेंगे, यूके की फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और भी बहुत सारी कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरीज थे, इनके बीच में मीटिंग हुई है। अब यहाँ पर इनके बीच में मीटिंग कहाँ पर हुई, लिवरपूल पर। अब यहाँ पर जब मीटिंग हुई तो उन्होंने यहाँ पर डिसाइड ये किया कि रशिया को वार्निंग देंगे, और रशिया को वार्निंग दी गई है कि भाई आप यूक्रेन के अंदर इन्वेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इन्होंने जैसे बताया क्या प्लान किया है रशिया ने, मैंने आपको बता दिया, कितने ट्रूप्स फैला रखे हैं मैंने आपको बता दिया। रशिया ने बिल्कुल मना करा, रशिया ने बोला कि नहीं यार, हम लोग यहाँ पर इन्वेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इन्वेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूएस यहाँ पर ये बोलता है, यूएस की रिपोर्ट्स ये बोलती है कि हम लोग को कुछ सैटेलाइट इमेजेस ये बताती हैं कि बहुत सारे ट्रूप्स आज के टाइम पर यूक्रेन के आसपास फैला दिए हैं रशिया ने। तो पॉसिबिलिटी है रशिया यूक्रेन को इन्वेड करे, इसके ऊपर कब्जा करे। हालांकि यहाँ पर एक डिस्प्यूट और उठता है नेटो का। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को मालूम होगा। नेटो के अंदर 30 नेशंस हैं, ये कंट्रीज़ हैं। और नेटो का जो आर्टिकल 5 है ये बोलता है कि इन 30 नेशंस के अंदर में मान लो किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है तो 30 के 30 कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हुआ है, 30 कंट्रीज साथ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हम लोगों ने देखा, तो जो यूक्रेन है बेसिकली, यूक्रेन ये बोलता है कि मुझे भी नेटो का पार्ट बनना है, और रशिया कहता है कि नहीं, यहाँ पर यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बन सकता। तो इसको लेकर भी काफ़ी हद तक डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है ये क्या डिस्प्यूट है। ये जो मीटिंग है ये कहाँ पे हुई है, इंग्लिश सिटी ऑफ लिवरपूल के अंदर ये मीटिंग देखने को मिली है, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद रशिया से बोला गया कि रशिया यहाँ पर एग्रेशन ना दिखाए, और रशिया को वार्निंग दी गई है यूक्रेन के अगेंस्ट में कि भाई यूक्रेन के अंदर इन्वेजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये समिट हुआ, इसके अंदर ईरान डील को भी चर्चा की गई, ईरान डील के ऊपर चर्चा की गई। और यहाँ पर आप कह सकते हो बोला गया ईरान से कि भाई ईरान को अपना जो न्यूक्लियर एस्केलेशन है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर ईरान लगातार क्या कर रहा है, न्यूक्लियर एक तरीके से फैसिलिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे काफ़ी हद तक खतरा बढ़ सकता है। तो इसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इसको लेकर डील के ऊपर अभी यहाँ पर बातचीत चल रही है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट आर्टिकल। उसका एक अगला आर्टिकल है, अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इजराइल के यहाँ पर आप कह सकते हो ये लीडर देखने को मिलेंगे, नफ्ताली बेनेट। अभी क्या हुआ है, जो नफ्ताली बेनेट हैं ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट गए हैं। पहली बार इनकी ऑफिशियल विजिट है बाय प्राइम मिनिस्टर, एक तरीके से जो ज्यूइश स्टेट के हैं, यानी कि मतलब कि जो इजराइल है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ये पहुंच चुके हैं। कहाँ पर, ये पहुंच चुके हैं यूएई में। और यूएई में जाकर ये डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से यूएई और इजराइल के रिलेशंस को, खासकर इकोनॉमिक रिलेशंस को, व्यापार के रिलेशंस को, रीजनल इशूज़ को कैसे यहाँ पर डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस इकोनॉमिक इशूज़ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसको लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये गए हैं चर्चा करने के लिए, ताकि जो रिलेशंस है और ज़्यादा बेहतर कर सकें। और आपको मालूम होगा फिर उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई है यूएई, इजिप्ट और जॉर्डन, ये तीनों कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट किया एज अ कंट्री। इजराइल को कोई कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपको मालूम होगा। ठीक है, ये क्या इशू था मैं आपको समझाता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू क्या किया गया, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के थ्रू एक्सेप्ट किया गया इसराइल को एज अ कंट्री। अब्राहम अकॉर्ड क्या था मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, इसराइल को आप मैप में देख सकते हो, तो ये इंडिया का मैप हो गया। इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर छोटा सा ये नेशन नज़र आ रहा होगा, जिसका नाम है इसराइल। इसराइल के पीछे आपको मेडिटेरेनियन सी नज़र आएगा। ठीक है, मैप को जूम करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये इसराइल नज़र आता है। ठीक है, इसराइल के अंदर आपको वेस्ट बैंक वाला रीजन देखने को मिलेगा, इधर गाजा पट्टी वाला रीजन देखने को मिलेगा, जहाँ पर पैलेस्टीनियंस रहते हैं।
आप उनको पैलेस्टीन के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इनके बीच में काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। नाउ अब्राहम अकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था, इजराइल यूएई ने मिलकर एक तरीके से एक डील करी थी, किसके साथ, इजराइल के साथ। देखो इजराइल को बोला जाता है इजराइल यहाँ पर बस गया था आगे, बस इजराइल ने यहाँ पर कब्जा कर करके पूरी तरह से इजराइल को बसा लिया है, और इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जो नेशन है, जो कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन पहला कौन सी कंट्री बना जिसने इजराइल को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री, वो था इजिप्ट। इजिप्ट ने डील साइन कर ली थी इजराइल के साथ 1979 में। उसके बाद दूसरी कंट्री बना जॉर्डन। जॉर्डन ने यहाँ पर साइन करी डील इजराइल के साथ में, इजराइल यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इजराइल के नीचे इजिप्ट है, बराबर में जॉर्डन है। 1994 में यहाँ पर जॉर्डन ने भी डील साइन कर ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो यूएई निकल कर आया। यूएई यहाँ पर तीसरा नेशन निकल कर आया है, और यूएई ने भी एक तरीके से अपने डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ा लिया है, एक एग्रीमेंट कर लिया है इजराइल के साथ में। यूएई ने भी यहाँ पर इसकी जो एक तरीके से डील है वगैरह वो एक्सेप्ट कर ली है, मतलब एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया है उसका। तो अभी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर कहाँ गए, ये यूएई गए हैं, यूएई के विजिट पर यहाँ पर डिस्कशन करने पहुँचे हैं। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है, ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है। और बहरीन और जो ओमान है, ठीक है, बहरीन ओमान कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर ये ओमान नज़र आएगा, इधर ऊपर बहरीन नज़र आएगा। इन्होंने भी अपने रिलेशंस को काफ़ी अच्छा कर लिया है इजराइल के साथ में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रख सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि जो बहरीन और मोरक्को हो गया और एक तरीके से ओमान हो गया, इन कंट्रीज़ के भी रिलेशन इजराइल के साथ काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम पर ये कंट्रीज़ भी क्या करें, इजराइल को एज अ कंट्री रिकग्नाइज करें। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट थी वो प्रोवाइड करवा दी है। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली एडिटोरियल पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो एडिटोरियल के पोर्शन पर दो एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा की गई कि हमारा संविधान कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है, कैसे शुरुआत हुई इसकी, कैसे फ्रेम किया गया था, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 के बारे में चर्चा की गई है, कोविड-19 से हम लोग कैसे उबर कर सकते हैं, यहाँ पर पैंडेमिक के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डील, एक तरीके से जो डील है ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, उसको बढ़ा सकते हैं। ये मेन मकसद है यहाँ पर इस आर्टिकल का, कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगला आर्टिकल, यहाँ पर ये आर्टिकल काफ़ी बेहतरीन है, इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको मालूम होगा जो हमारे एक तरीके से बिपिन रावत जी हैं, एक तरीके से एक इंसिडेंट हुआ उनके साथ, तो उसी के बारे में डिस्कशन किया गया कि पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इसके अंदर जो पायलट है, पायलट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, और बहादुरता वही है जहाँ पर थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई जा सके, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं, ठीक है। ऑथर खुद काफ़ी एक्सपीरियंसड है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो आर्टिकल है आखिरकार ये चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पर ऑथर इस आर्टिकल को इसलिए लिखते हैं क्योंकि रिसेंटली 26 नवंबर निकला है, और 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया है कब, 26 नवंबर को। इसी बेसिस पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो हमारे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे इवॉल्व हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ फैक्ट्स बताए इन्होंने, और बताया यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ से आर्टिकल शुरू होता है, हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली चलते हैं। इन्होंने बोला कि एक तरीके से काफ़ी बड़ा रोल है हमारे, एक तरीके से जो एक तरीके से गांधी जी का, कांग्रेस का काफ़ी बड़ा रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हमारी यंगर जनरेशन को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को लेकर बहुत सारी स्पीचेस वगैरह दी जाती हैं। तो अगर हम बात करें फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस जनरेशन, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ न्यू फैक्ट्स वगैरह बताए। इन्होंने बोला यहाँ पर जो फ्रेमिंग है संविधान का, ठीक है, ये कोई अकेला नहीं था, कोई एकदम से अचानक से इंसिडेंट नहीं था, कोई एक दो साल की बात नहीं थी। जो एक तरीके से हमारा संविधान है उसको फ्रेम करने में बहुत लंबे समय लगा है, ठीक है, बहुत लंबे समय लगा है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करी है लोगों ने, बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत सारी प्रीशियस लाइफ्स लगी हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑर्डनरी इंडियंस थे, ठीक है, सब ने मिलकर यहाँ पर आप कह सकते हो काउंटलेस, यहाँ पर आप कह सकते हो कि मोमेंट्स लगे हैं। बहुत कुछ लगने के बाद हमारा जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान है वो तैयार हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में हुआ करती थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर क्या करा था, डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1935 में। तो 1935 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर दी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के थ्रू। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती तो आगे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती, उसके बाद यहाँ पर क्या होता, हमारा एक तरीके से संविधान बनता, ठीक है। तो आप कह सकते हो मांग 1935 से ही उठ चुकी थी, और मांग उठते उठते 1935 से उठते उठते आगे जाकर चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी 1946 के आसपास। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाया गया 11 साल बाद 1946 के अंदर। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। पूरे लगभग यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, यहाँ पर सालों की मेहनत लगी, उसके बाद यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। उसके बाद क्या बोला गया, 3 साल के हार्ड वर्क के बाद, क्योंकि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, अब 3 साल के बाद क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कंप्लीट किया गया नवंबर 1949 में, और इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को। सिर्फ हमने 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था,
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कब साइन किया था, उसको एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर साइन किया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा संविधान है ये काम में कब से आया, इफेक्टिव कब से हुआ, 26 नवंबर 1950 से। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे को मना रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, लेकिन जो हमारा संविधान है पूरी तरह से ऑपरेट कब हुआ, वर्किंग में कब आया, वो 26 जनवरी 1950 से, अगले साल यहाँ पर 1950 26 जनवरी से ये लागू हो चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर ये जो डेट है इसकी को क्यों चुना गया, ये जो डेट है इसको चुना गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसी दिन 1930 में, लगभग 1930 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये यहाँ पर नेहरू जी के प्रेसिडेंशिप के अंदर ही में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस आता था। इन्होंने पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया था कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं। तो 1930 में इसकी मांग की गई थी इसी तारीख को, इसी वजह से यहाँ पर 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाते हैं और हमने 26 नवंबर को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा है संविधान के अंदर, एक तरीके से उसको भूला बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और एक तरीके से जो सबसे पहली बात जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पर ये नेहरू जी का ही था, ये रिजोल्यूशन को लेकर आए जिसके बेसिस पर प्रियम्बल बना। आपका मालूम होगा हमारे संविधान से पहले प्रियम्बल आता है ना, प्रियम्बल जो बना, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जिसने यहाँ पर प्रियम्बल को बनाया, इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पीछे ही नेहरू जी का हाथ था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो रोल देखने को मिलेगा हमारे नेहरू जी का, ये बताया गया। प्लस संविधान में हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से अडॉप्ट करी हैं, यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से, फ्रांस से, ये कि क्या क्या अडॉप्ट किया है मैं आपको बताऊंगा। हमने इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को यहाँ पर अडॉप्ट किया है। वो आगे यहाँ पर कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा की गई है, आगे मैं आपको कुछ नोट्स के फॉर्म में बताऊंगा जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन जब भी संविधान की बात होती है तब हम लोग अंबेडकर जी को नहीं भूल सकते, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब आप कह सकते हो ऑफकोर्स यहाँ पर इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी यहाँ भी इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। तो जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर हैं यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया, सोशल इक्वालिटी को लेकर यहाँ पर हमारे संविधान में लेकर आए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इक्वालिटी को लेकर, ठीक है। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने थे हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब, तो आपको इनके बारे में भी ये भी पता होगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी स्पीचेस वगैरह इनके थ्रू बोली भी गई थी, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाती है। और डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक ओरिजिनल थिंकर थे, काफ़ी यहाँ पर गहराई से सोचने के बाद यहाँ पर इन्होंने इक्वालिटी के ऊपर काफ़ी हद तक काम किया है। उसके बाद आप कह सकते हो काफ़ी सारे इशूज़ पर आप कह सकते हो कि गांधी जी के साथ यहाँ पर इनका ओपोजिशन इशूज़ में देखने को मिला है। मतलब गांधी जी का यहाँ पर कुछ और एक तरीके से आपको मालूम होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह, ये मूवमेंट थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अम्बेडकर साहब एक तरीके से इनके मतलब ओपिनियन में फेवर नहीं कर रहे थे इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। प्लस उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ आगे से अब यहाँ पर फैक्ट्स बताए गए, वो फैक्ट्स क्या क्या है मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो फैक्ट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद हाँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर यहाँ पर भी बोला गया हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा रोल आता है जुडिशरी का भी, ठीक है। तो जुडिशरी का रोल भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जुडिशरी बाद में सारी चीज़ों को देखती है और इसी वजह से हमारे संविधान में क्या किया गया है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। और आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अलग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी अलग, मतलब जो जज है हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, जज का फेवर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सरकार के फेवर में नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी फेवर नहीं होना चाहिए, जज बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा जो कि अपना केस सुनाएगा। और केस की बात आती है तो इसमें सबसे पॉपुलर केस आता है केशवानंदा भारती केस, आप लोगों को मालूम होगा, जहां पर बोला गया था हमारे संविधान में आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। जो सोशल इक्वालिटी यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आप बदलाव नहीं कर सकते हो, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसके अंदर बदलाव नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर संविधान ये एक तरीके से केस हुआ था केशवानंदा भारती केस, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे तो इस प्रकार से हमारे संविधान को बचाया भी गया एक तरीके से इस भारतीय केस के थ्रू, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आज के टाइम पर जो जुडिशरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी का भी बहुत बड़ा रोल है इनफैक्ट हमारे पूरे के पूरे एक तरीके से इन संविधान के रेगुलेशन के अंदर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम लोग देख पाएंगे, ये यहाँ पर ऑथर ने मैंशन किया है। लेकिन अभी आर्टिकल ख़त्म नहीं हुआ है, इस आर्टिकल की और भी वेरियस इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को हम लोग यहाँ पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हैं, हमने डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन डे को नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है। और इस दिन 1949 में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया की, उन्होंने यहाँ पर क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे संविधान को अडॉप्ट किया था। जैसे मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 में संविधान को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 में अगले साल यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा संविधान है ये वर्किंग में आ चुका था।
उसके बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने क्या किया, 19 नवंबर 2015 में यहाँ पर नोटिफाई किया और उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम लोग को 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाना चाहिए। तो तब से ही हम लोग लगभग आप कह सकते हो 2015 से 26 नवंबर को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे देखते हैं। अब बात करते हैं संविधान को फ्रेम करने के लिए कौन कौन थे। तो 1934 में यहाँ पर एमएन रॉय साहब भी हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। एमएन रॉय साहब ने यहाँ पर पहली बार प्रपोजल दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया के बारे में। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन प्लान था, इसके अंडर में जो 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान था, इसके अंडर में इलेक्शंस करवाए गए और उसके बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनाई गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने भी आप लोग को आर्टिकल में बताई है। प्लस उसके बाद जो हमारा संविधान है, संविधान को फ्रेम किया गया है इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के अंदर आप कह सकते हो यहाँ पर अपॉइंट करे गए थे टोटल, यहाँ पर इसके अंदर 13 कमिटीज़ को बनाया गया। 13 कमिटीज़ यहाँ पर डील करती थी अलग अलग चीज़ों से। अब जब भी हम 13 कमिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें से टॉप की 8 कमिटीज़ आती हैं। वो कौन सी कमेटी है, उनका नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो, उनके लीडर कौन कौन थे। तो हर एक कमेटी को लीड कर रहे थे एक लीडर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर यहाँ पर कौन थे, यहाँ पे चेयरमैन थे BR अम्बेडकर साहब। उसी प्रकार से यूनियन पावर कमेटी के यहाँ पर लीडर आपको जवाहरलाल नेहरू जी देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर इन कमेटीज़ के बारे में और इनके हेड कौन थे ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे संविधान के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि संविधान जो भारत का संविधान है ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट संविधान है, सबसे लंबा चौड़ा संविधान ये देखने को मिलेगा। प्लस हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी फीचर्स, मतलब कि भारत एक क्वाजी फेडरल है। फेडरल मतलब यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा झुकाव जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, हमारे पास पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा ये देखने को मिलेगा। प्लस संविधान को बनाने में पता है कितना समय लगा था, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो एक तरीके से टाइप वगैरह नहीं करी गई थी किसी चीज़ पर, वो हाथ से लिखी गई थी। ठीक है, आप कह सकते हो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो हैंड रिटन थी और उसको आज के टाइम पर रख रखा है एक हीलियम फील्ड केस के अंदर, यहाँ पर अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट में। उसके बाद जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कुछ यूनिक कॉपीज़ को लिखा था, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है उनको लिखा, उसकी यूनिक कॉपीज़ को यहाँ पर इन्होंने लिखा था। उसके बाद ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया था। उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, ठीक है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पर बनाया गया है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको बोरो किया गया है नंबर ऑफ कंट्रीज से, बहुत सारी कंट्रीज से हम लोगों ने अपने संविधान को बोरो किया है, अलग अलग चीज़ों को बोरो किया था। तो यहाँ पर उसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ एक पिक्चर को शेयर किया है, वो पिक्चर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पिक्चर आप देख पाओगे। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमने ब्रिटिशर से क्या क्या लिया है, हमारे संविधान में जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा ब्रिटिश वाले कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिकन संविधान से क्या लिया है, जुडिशियल सिस्टम जो जज वाला सिस्टम है प्लस फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। कनाडा के सिस्टम से क्या लिया हम लोगों ने, फेडरल सिस्टम लिया, रेसिडुअल पावर्स ली, सेंट्रल स्टेट रिलेशन लिया। आयरिश से हम लोगों ने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, कंकरेंट लिस्ट लिया हम लोगों ने। उसके बाद वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हम लोगों ने, इमरजेंसी प्रोविजन को लिया। सोवियत से क्या लिया था हम लोगों ने, 5 ईयर प्लान्स को लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या लिया, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, पावर्स ऑफ द फेडरल जूरी। साउथ अफ्रीका से क्या लिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हम लोग यहाँ पर संविधान के अंदर बदलाव करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल पर। अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, यानी बहादुरता का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यहाँ पर आपका थोड़ा सा इंटेलिजेंस। ठीक है, थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। यहाँ पर ये आर्टिकल एग्जैक्टली शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से। तो यहाँ पर पहले ऑथर कौन है, मैं आपको ऑथर के बारे में बताता हूँ। ऑथर यहाँ पर GR गोपीनाथ, यहाँ पर एक फॉर्मर सोल्जर रह चुके हैं, प्लस यहाँ पर जो एयर डेक्कन है उसके फाउंडर भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स अपने सामने देखे हुए हैं। एयर डेक्कन के फाउंडर हैं तो अपने आप में बहुत सारे एक्सीडेंट्स इन्होंने देखे हैं। ठीक है, फोर्सेस, सिविल एविएशन सेक्टर, सभी जगह पर इन्होंने एक्सीडेंट्स देखे हैं, इंक्लूडिंग जो इनकी खुद की कंपनी है उसके अंदर भी एक्सीडेंट हुए हैं। 3 मार्च 2002 की बात है, इन्होंने के पास एक कॉल आई और उसी कॉल की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो इनको एक तरीके से एक अटैक सा लगा। और वो अटैक ये था कि जो इनका हेलीकॉप्टर है, खासकर जो डेक्कन एविएशन का हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हो चुका है एक पॉन्ड के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में एक पॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर ये इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। उस हेलीकॉप्टर के अंदर लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, तो एक तरीके से उसके बाद GMC बालायोगी हैं जो कि मारे गए।
तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये शॉक हो गए। तो ऐसे बहुत सारे जो इंसिडेंट इन्होंने देखे हैं। अब जब यहाँ पर उस समय पर ये जो 3 मार्च 2002 में हुआ था, जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह करा गया, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ रिपोर्ट सबमिट हुई, 6 महीने बाद पता ये चला कि यहाँ पर क्या हुआ था, पायलट को एक तरीके से दिख रहा था कि बहुत सारा फॉगी एरिया है। फॉगी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कोहरा था, कोहरे की वजह से कुछ चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा पुअर विजिबिलिटी थी। तो यहाँ पर पायलट ने सोचा कि हम लोग इस फ्लाइट को नीचे उतारते हैं। उन्होंने क्या करा, फ्लाइट को नीचे उतारने की कोशिश करी और उन्होंने यहाँ पर पॉन्ड को नहीं देखा और झटके से सडनली यहाँ पर फ्लाइट को एक तरीके से नीचे उतारा गया, जिसकी वजह से वो फ्लाइट पॉन्ड के अंदर एंटर कर गई और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो वो यहाँ पर पॉन्ड के अंदर ही पूरी तरह से वो एक तरीके से हेलीकॉप्टर है, वो चॉपर जो है वो चला गया, वो क्रैश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये खुद के अंदर आप कह सकते हो कितनी खतरनाक ट्रेजेडी देखने को मिली थी। और हालांकि जो यहाँ पर कैप्टन रखा गया था उस पूरे हेलीकॉप्टर के अंदर, वो कैप्टन काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसने बहुत सारे हेलीकॉप्टर चलाए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हाई ऑल्टीट्यूड में, सियाचिन ग्लेशियर की हाइट पर, हर जगह पर यहाँ पर उन्होंने वर्क किया हुआ था, तो अपने आप में काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन थे। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद यहाँ पर हमने अभी वाला केस देखा। अभी यहाँ पर आपको मालूम होगा जनरल बिपिन रावत जी वाला केस हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर भी क्या हुआ, जो पायलट है, पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया, पायलट को बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टेरेंस पर अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पर प्लेन्स को उड़ा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इंक्वायरी करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या हुआ है, लेकिन फिर भी बोला गया है पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पर पता ये चलता है कि फॉगी एरिया था, यहाँ पर भी काफ़ी कोहरा था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर ऑथर ये भी बोलते हैं कि भाई जितनी भी रिपोर्ट हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग को कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के जो फ्यूचर एक्सीडेंट्स हैं उनको हम लोग रोक सकें। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये और कुछ भी बोलते हैं, और यहाँ पर इनका कहना यह है कि भाई यहाँ पर खासकर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे एरिया में हम लोगों ने ये देखा है कि जो पायलट हैं उनको ज़बरदस्ती से ले जाया जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर ये बोला गया कि इट इज़ वेल नोन दैट देयर वाज अ थिक फॉग ऑन द डे ऑफ द फ्लाइट, जिस दिन यहाँ पर फ्लाइट थी जनरल बिपिन रावत जी की, वहाँ पर काफ़ी हद तक फॉग वगैरह देखने को मिला था। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमें ये पता चला। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो बहुत सारे वीआईपीज़ होते हैं, ठीक है, वीआईपीज़ हो गए, उसके बाद यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रेशर डालते हैं डायरेक्टली पायलट के ऊपर, क्योंकि उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन अटेंड करने होते हैं, तो डायरेक्टली पायलट के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाई यहाँ पर चलना है तो चलना है, चाहे वो कैसा भी वेदर हो। तो उस प्रकार में आप कह सकते हो पायलट के ऊपर लगातार प्रेशर डाला जाता है, जबकि पायलट यहाँ पर मना कर रहा होगा तब भी प्रेशर डाला जाएगा, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। और बोला गया इसी प्रकार से बहुत सारे एक्सीडेंट्स माउंटेन्स के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदर काफ़ी ख़राब होता है, और आप लोग अगर जोर डालोगे पायलट के ऊपर तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप फॉल वेदर में ना ही जाओ, माउंटेन्स में तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एट द लास्ट ऑथर ये बोलते हैं कि आपको एक चीज़ के ऊपर जोर देना पड़ेगा कि पायलट के ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है कि भाई यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब पायलट मतलब बता रहा है कि अनसेफ है बिल्कुल यहाँ पर ट्रैवल करना, तो अभी के लिए आप लोग बिल्कुल नहीं चल सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर बताया गया कि पायलट के ऊपर प्रेशर मत डालो और आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो समझदारी हमारी बहादुरी का एक सबसे अच्छा पार्ट है, ये यहाँ पर ऑथर इस चीज़ को मैंशन करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। वीडियो मैं जानता हूँ लंबा हो चुका है, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कशन हुआ है, तो इसको यहाँ पर आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।